हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ पढ़ लिया था और आज हम देख रहे हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर आज हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में पढ़ने वाले हैं एपीकल्चर। हम किसके बारे में पढ़ेंगे आज? एपीकल्चर के बारे में। तो जो एपीकल्चर है ये क्या है? अगर हम इस एपीकल्चर की टर्म को तोड़ें तो यहाँ से हमें दो वर्ड्स मिल रहे हैं, एपिस और कल्चर। कल्चर का मतलब होता है किसी भी चीज को संवर्धन करना, किसी भी चीज का हम कहते हैं नॉर्मली कल्चर करना। और एपिस वर्ड किसके लिए यूज होता है? बीज के लिए यूज होता है, या हम कहें हनी बीज के लिए यूज होता है। यानी एपीकल्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? एपीकल्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हनी बीज का पालन कैसे होता है, हनी बीज से जो शहद मिलता है उसमें क्या क्या होता है। यानी हम कंप्लीट हनी बी के बारे में इसके अंदर पढ़ने वाले हैं एपीकल्चर के अंदर। अब हम बात करते हैं एपीकल्चर के अंदर हनी बी की। तो अगर हनी बी की हम बात करते हैं तो हमें उससे पहले थोड़ा सा उसका क्लासिफिकेशन को देख लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें फाइलम, किस फाइलम में आता है? तो फाइलम है आर्थ्रोपोडा। उसके बाद हम बात करें क्लास, क्लास कौन सी आ जाएगी? इंसेक्टा। उसके बाद हम बात करें ऑर्डर, तो ऑर्डर है हिम्नोपटेरा। उसके बाद आ जाएगा जीनस, या हम फैमिली पहले डिस्कस करते हैं। फैमिली आएगी एपीडे, जीनस आएगा एपिस। तो ये है नॉर्मल क्लासिफिकेशन इस हनी बी का, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से इसका कल्चर किया जाता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा, लेकिन यहाँ पर हमने इसकी स्पीशीज नहीं लिखी, हमने इसको जीनस करके लिखा, क्योंकि इसकी बहुत सारी स्पीशीज हमारे यहाँ पर पाई जाती है और सबके अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जनरली कौन कौन सी स्पीशीज जो है हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली स्पीशीज आती है एपिस डॉर्सेटा। सबसे पहले क्या आएगा? एपिस डॉर्सेटा। अगर हम बात करें एपिस डॉर्सेटा की तो इसे बोला जाता है रॉक बी। किस नाम से जाना जाता है? इसे रॉक बी के नाम से जाना जाता है। और जो एपिस डॉर्सेटा है ये लार्जेस्ट हनी बी है, यानी अभी तक जितनी भी हनी बी को खोजा गया है उसके अंदर सबसे लार्जेस्ट हनी बी कौन सी है? एपिस डॉर्सेटा। अगर हम बात करें इस एपिस डॉर्सेटा की तो ये जो कॉम्ब बनाती है, इसका जो कॉम्ब होता है वो ओपन होता है और वो बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं। और वो कहाँ होता है? जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज की हायर ब्रांचेस के ऊपर होता है। तो जो ट्रीज की हायर ब्रांचेस हैं उसके ऊपर ओपन कॉम्ब इसका प्रेजेंट होता है। यानी ये जो छत्ता बनाती है ये ट्रीज जो होते हैं उसके ऊपर वाली ब्रांचेस के ऊपर इसका छत्ता, या हम कह सकते हैं इसका कॉम्ब या हाइव बनता है। और वो कैसा होता है? ओपन टाइप का होता है। तो ये किसकी बात कर रही है हमने? एपिस डॉर्सेटा की। और ये डोमेस्टिक नहीं होती। डोमेस्टिक का मतलब है जिसका पालन हम इजीली कर सकते हैं, वो होती है डोमेस्टिक, जिसको हम घर पे रख सकते हैं, घर पे उसका पालन कर सकते हैं। लेकिन हम इसका पालन इजीली नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं कि ये डोमेस्टिक नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्पीशीज की, एपिस इंडिका। अगर हम बात करें एपिस इंडिका की तो हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है इंडिका से, यानी ये कौन सी हनी बी है? इंडियन हनी बी है। ये इंडियन हनी बी है। उसके बाद हम कहें कि इसका जो कॉम्ब होता है, इसका जो कॉम्ब होता है वो डार्क साइड पर होता है या डार्क एरिया के अंदर देखा जाता है। तो जो इंडियन हनी बी है उसका जो कॉम्ब है वो ट्रीज के ऊपर साइड नहीं कह सकते, हम कहते हैं कि डार्क एरिया, जहां पर भी उसे डार्क एरिया दिखेगा वो वहां पर अपना कॉम्ब बनाएगी। और इसका जो कॉम्ब होता है वो कैसा होता है? पैरेलल अरेंज होता है। इसका कॉम्ब कैसा होता है? पैरेलल होता है। यानी अगर हम बात करें कि ये एक ब्रांच है तो इस ब्रांच के ऊपर एपिस इंडिका का जो कॉम्ब होगा वो इस तरीके से बना होगा, यानी इसके पैरेलल ही सारे कॉम्ब इसके होंगे। तो पैरेलली अरेंज्ड होता है, इसका कॉम्ब डार्क एरिया पर होता है और ये बिल्कुल डोमेस्टिक नेचर की ये होती है।
ये डोमेस्टिक होती है, इसे हम आराम से इसका पालन कर सकते हैं। उसके बाद आती है थर्ड स्पीशीज एपिस फ्लोरिया। उसके बाद हम बात करते हैं एपिस फ्लोरिया की। इस एपिस फ्लोरिया का जो नेम है वो ही सबसे फेमस है। इसका नाम है लिटिल हनी बी, यानी छोटी सी जो हनी बी है, लिटिल हनी बी है, वो उसका नाम क्या है? एपिस फ्लोरिया। उसके बाद हम बात करते हैं एपिस मेलिफेरा की। एपिस मेलिफेरा की बात करें तो इसे बोला जाता है यूरोपियन हनी बी। यूरोपियन हनी बी के नाम से कौन सी मक्खी प्रसिद्ध है? एपिस मेलिफेरा। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें हनी किसके अंदर होता है? इसी एपिस मेलिफेरा के अंदर, इस यूरोपियन हनी बी के अंदर सबसे ज्यादा शहद होता है। और अगर हम इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इस एपिस डॉर्सेटा के अंदर जो हनी की अमाउंट होती है वो ज्यादा होती है, और एपिस इंडिका के अंदर हनी की अमाउंट इससे थोड़ी कम होती है। तो हमने स्पीशीज की बात की। अब हमने 4 स्पीशीज यहाँ पर देखे हैं। स्पीशीज और भी मिल जाएंगे, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लगी, जहां से क्वेश्चन आता हुआ लग रहा है, सिर्फ वही स्पीशीज यहाँ पर मैंने डिस्कस किए। अभी हम इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने 4 स्पीशीज है, तो इसको लर्न करने का थोड़ा सा इजी तरीका है। सबसे पहले आती है एपिस डॉर्सेटा, इसे बोला जाता है रोक बी। तो अगर हम डोर से याद करें तो डोर से हम याद कर सकते हैं डोर, यानी हमारा दरवाजा, घर का दरवाजा हम यहाँ से याद कर सकते हैं। डोरसेटा से डोर। हमारे घर का दरवाजा किसका बना हुआ है? रोक बी का। यानी हम इसको इस तरीके से याद करेंगे कि किसका बना हुआ है? पत्थर का बना हुआ है। रॉक का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है घर का दरवाजा। और जो दरवाजा पत्थर का होगा, क्या वो सबसे बड़ा होगा? बिल्कुल। घर का सबसे बड़ा दरवाजा किसका बनाया है? पत्थर का बनाया है। और वो बहुत ही ओपन वे में और बिल्कुल ऊपर तक होगा, क्योंकि जो भी हम पत्थर का दरवाजा बनाएंगे वो सबसे बड़ा बनाएंगे, और जो बड़ा बनाएंगे तो वो बिल्कुल ऊपर तक जाएगा। और ऐसा दरवाजा कॉमनली हमें देखने को नहीं मिलता है, तो ये डोमेस्टिक नहीं है। ये मेरा वे है इसको इस तरीके से याद करने का। आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे मैंने लर्न किया है, मैं आपको वो वे बता रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। उसके बाद है एपिस इंडिका। इसे लर्न करना बहुत इजी है, क्योंकि इंडिका से ही इंडियन बना है, तो इंडियन हनी बी ये हम लर्न कर सकते हैं। और इंडिया में हम रहते हैं, तो ये हमारे घर की बात है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डोमेस्टिक होती है। देन फ्लोरिया, एपिस फ्लोरिया। फ्लोरिया से हम याद कर सकते हैं फ्लावर। जो फ्लावर होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है, लिटिल होता है, तो लिटिल हनी बी। उसके बाद हम मेलिफेरा, ये बहुत अलग सा नेम है, इसलिए ये यूरोपियन है, तो यूरोपियन हनी बी। ये मेरा वे था लर्न करने का। आपके पास और भी वे हो सकते हैं, आप अपने आराम से अपनी मर्जी से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बात की यहाँ पर एपिकल्चर की। उसके बाद हमने जो भी हमने इसके बारे में बात की, एपिस के बारे में बात की, उसकी हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, फिर हमने उसकी 4 स्पीशीज को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि ये जो एपिकल्चर है, ये जो बीज है, इनकी कॉलोनी कैसे बनती है, यानी एक हाइव के अंदर किस तरीके से ये हनी बीज रहती है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं बी कॉलोनी, यानी इनकी कॉलोनी किस तरीके से होती है, ये बीज किस तरीके से रहती हैं। तो अगर हम एक हाइव की बात करें, बी कॉलोनी की बात करें, तो सबसे पहले एक हाइव में, यानी हम ये भी कह सकते हैं हम एक हाइव की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, यानी एक मधुमक्खी के छत्ते में किस तरीके से ये मधुमक्खियां होती हैं, हम वो भी कह सकते हैं, या फिर हम बी कॉलोनी भी कह सकते हैं। अब हम बी कॉलोनी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने आती है क्वीन, जो कि कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। तो हमारे सामने क्वीन आई। अब जो ये क्वीन है, इसके पास जो है 2 तरीके के एग्स होते हैं। क्वीन 2 तरीके के एग्स ले करती है। एक एग होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग्स इसने रिलीज किए, और इसने रिलीज किए फर्टिलाइज्ड एग्स। 2 तरीके की एग्स ये रिलीज करती है। अब जो इसके पास अनफर्टिलाइज्ड एग है, तो
तो जो एग है, अगर क्वीन डिप्लॉयड है, एग है, ऑब्वियसली मियोसिस यहाँ पर होगा और जो एग्स बनेंगे अनफर्टिलाइज्ड वो हैप्लॉइड ही होंगे। और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई है तभी फर्टिलाइज्ड एग बने हैं। तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे ये किस तरीके के होंगे? डिप्लॉयड नेचर के होंगे। अब ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं इनके साथ अलग प्रोसेस होगा और जो फर्टिलाइज्ड एग है इनके साथ अलग प्रोसेस होगा। ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है सबसे पहले इनको दी जाएगी रॉयल जेली। रॉयल जेली दी जाएगी। रॉयल जेली देने के बाद इनको पिलाया जाएगा हनी। हनी दिया जाएगा। हनी देने के बाद यहाँ पर इन्हें पिलाया जाएगा प्री डाइजेस्टेड पोलन। प्री डाइजेस्टेड पोलन लेने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे ड्रोन के अंदर। ये क्या बन जाएंगे? ड्रोन बन जाएंगे। यहाँ पर कोई भी फर्टिलाइजेशन हमने नहीं देखी है, सीधा अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन बने हैं। और ये इनका क्या है? न्यूट्रिशन है जो इस तरीके से दिया जाता है। सबसे पहले रॉयल जेली, फिर हनी, फिर प्री डाइजेस्टेड पोलन। उसके बाद क्या बन गए? ड्रोन। ड्रोन इसके अंदर मेल का नाम है, यानी जो भी इस हाइव के अंदर, इस छत्ते के अंदर मेल मक्खी होगी जो होगी उसका नाम क्या दिया? यहाँ पे ड्रोन दिया। और ये ड्रोन भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बनी है। यहाँ पर हैप्लॉइड तो यहाँ पर भी हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तरीके का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो हम ये क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर क्या हुई है? पार्थिनोजेनेसिस हुआ है। और हैप्लॉइड वाला पार्थिनोजेनेसिस जब होता है तो उसका नाम होता है आरहेनोटोकी। क्या नाम है? आरहेनोटोकी। यहाँ पर हैप्लॉइड हुआ है। अगर यहाँ पर डिप्लॉइड होता तो इसका नाम थैलीटोकी हो जाता है, लेकिन आरहेनोटोकी क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस हुआ है। इसका नाम हमने क्या दे दिया? ड्रोन दे दिया। और ये क्या है? इस छत्ते के मेल है। तो क्वीन से मेल कैसे बना हमने ये देखा। अब हमारे सामने आते हैं फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग के अंदर अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्टिलाइज्ड एग के अंदर सबको सबसे पहले क्या दी जाएगी? रॉयल जेली दी जाएगी। इनको भी रॉयल जेली दी, इनको भी रॉयल जेली दी। अब जिनको रॉयल जेली कंटिन्यू दी गई, यानी फिर से रॉयल जेली, फिर रॉयल जेली, जिनको ये कंटिन्यूस वे में मिलती गई रॉयल जेली ही जिन्होंने खाई है वो बन जाएंगी क्वीन। क्या बनेंगी? क्वीन बनेंगी। एक ही क्वीन होती है एक छत्ते में, और ये कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड। यहाँ पर सबसे पहले रॉयल जेली थी। रॉयल जेली देने के बाद रॉयल जेली को कंटिन्यूस ना करते हुए यहाँ पर हनी दिया गया। फिर यहाँ पर प्री डाइजेस्टेड पोलन दिया गया। यहाँ पर हनी जो रॉयल जेली है वो यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं दी गई। और इसके बाद ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं वर्कर्स। क्या बन गए? वर्कर्स। और ये वर्कर्स भी कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग से बने हैं। तो अब हमारे सामने 3 चीजें आ गई। ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है। तो अब हमारे सामने 3 चीजें आ गई हैं एक बी कॉलोनी के अंदर। एक का नाम दिया हमने ड्रोन, एक का नाम दिया हमने क्वीन, और एक का नाम दिया हमने वर्कर। यहाँ पर इन तीनों में डिफरेंस किस तरीके से है? यहाँ पर एक तो इनको जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें डिफरेंस है, और एक ये जहां से बन रहे हैं फर्टिलाइज्ड एग से बन रहे हैं तो दोनों फीमेल ही बनेंगी। अगर अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रहे हैं तो मेल ही बनेगा। बाकी यहाँ पर जो फर्क पड़ रहा है वो इनके न्यूट्रिशन से पड़ रहा है। और जो क्वीन है और वर्कर्स हैं इनके अंदर और भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एक हाइव में, एक मधुमक्खी के छत्ते में किन किन तरीके के जो क्वी की कॉलोनी है वो कैसे बनती है, कौन कौन सी मक्खियां यहाँ पर रहेंगी। ड्रोन्स रहेंगी, ये मेल होंगे, फीमेल के अंदर क्वींस भी होंगी और वर्कर्स भी होंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं क्वीन और वर्कर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों ही फर्टिलाइज्ड एग से बनी है। फर्क यहाँ पर सिर्फ इनका है, न्यूट्रिशन का फर्क पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद इनकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कैसे डिफरेंस आता है अभी हम वो डिस्कस करते हैं। हमारे सामने एक साइड
दोनों ही डिप्लॉयड हैं, दोनों ही फीमेल हैं, ये हमें पता है। अब इनके अंदर क्या फर्क है, जो क्वीन है उसका जो साइज है वो लार्ज है, यानी वर्कर से जो क्वीन का साइज है वो लार्ज होता है और इनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि जो क्वीन होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया था, क्वीन सिर्फ रॉयल जेली को खाती है और ये हनी देन प्री डाइजेस्टिव पोलन खाती है, वो बारी बारी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करें कि जो क्वीन होती है इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 3 to 4 ईयर्स का, ये 3 से 4 साल जिंदा रहती है। और जो वर्कर्स होते हैं ये सिर्फ 35 डेज तक ही इनका लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन भी ज्यादा होता है, इसका लाइफ स्पैन कम होता है। इसका जो माउथ पार्ट है वो माउथ पार्ट ज्यादा डेवलप्ड नहीं होता, तो ये जो ज्यादा डेवलपमेंट है इसकी ये नहीं होती, लेकिन इसका जो माउथ पार्ट है वो डेवलप्ड होता है। तो इसकी जो माउथ पार्ट है जिसे हम कहते हैं स्टिंग वगैरह, ये क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। जो क्वीन है इसके अंदर किसी भी तरीके के वैक्स ग्लैंड्स नहीं पाए जाते, क्योंकि ये हनी तो बनाती है लेकिन उसके साथ वैक्स भी बनाती है जिसे बीज वैक्स कहा जाता है, हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो जो वैक्स है वो क्वीन से नहीं बनती, वो कौन बनाता है, ये वर्कर्स ही बनाते हैं। तो इनके अंदर जो है वो वैक्स ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, बीज वैक्स को बनाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो क्वीन होती है इसका काम होता है सिर्फ रिप्रोडक्शन करना। क्वीन सिर्फ रिप्रोडक्शन करेगी, मेटिंग करेगी और नई कॉलोनीज बनाने के लिए ये काम आएगी। लेकिन जो वर्कर्स हैं इनके पास बहुत सारे काम है, इनको जो हाइव है, इनको जो छत्ता है वो क्या करना है, इनको क्लीन करना है, हाइव को क्लीन करना है, इनको अपने हाइव को गार्ड भी करना है, यानी उसकी हाइव के आसपास जो गार्ड प्रेजेंट होंगे, जो देखेंगे उसकी पूरी ब्यौरा करेंगे, उसका जो भी हाइव है तो उसके लिए गार्ड प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसके अंदर कुछ गार्ड बन जाएंगे, कुछ हाइव को क्लीन करेंगे, कुछ फॉरेजिंग के लिए जाएंगे। फॉरेजिंग क्या होता है, फॉरेजिंग होता है खाना ढूंढने के लिए जाना। तो यानी यहाँ पर कुछ वर्कर्स ऐसे भी होंगे जो खाने को ढूंढने के लिए जाएंगे, फॉरेजिंग करेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो फीड करेंगे लार्वा को, यानी लार्वा को खिलाने पिलाने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, वर्कर्स के द्वारा किया जाता है। क्वीन सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन करेगी, वर्कर्स रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो होती है क्वीन फर्टाइल होती है, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कर सकती है। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, ये फर्टाइल नहीं है तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। और हमने क्या क्या डिस्कस किया कि इसका जो साइज है क्वीन का वो बड़ा होता है, इसका जो साइज है स्मॉल होता है। ये 3 से 4 साल तक इसका लाइफ स्पैन होता है, इसका लाइफ स्पैन 35 डेज का होता है। और हमने ड्रोन की भी बात की थी, ड्रोन का जो लाइफ स्पैन है, जो ड्रोन्स का लाइफ स्पैन है वो यहाँ पर होगा 60 डेज, या हम कह सकते हैं 2 मंथ्स। 60 डेज या फिर 2 मंथ किसका लाइफ स्पैन है, ड्रोन का। इसका जो माउथ पार्ट है वो ज्यादा डेवलप्ड नहीं होता, इसका माउथ पार्ट बहुत डेवलप्ड होता है। उसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं माउथ पार्ट के अलावा यहाँ पर जो विंग्स होते हैं, इसके जो विंग्स होते हैं वो थोड़े स्मॉल होते हैं, और इसके जो विंग्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, इनके विंग्स वेरी डेवलप्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके पास वैक्स ग्लैंड्स नहीं होते, इनके पास होते हैं। और वैक्स ग्लैंड्स हम अगर बात करें कि यहाँ पर वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट तो है, लेकिन वैक्स ग्लैंड्स होते कहाँ हैं, तो इनके जो वैक्स ग्लैंड्स हैं वो होंगे लास्ट 4 सेगमेंट्स पर, लास्ट 4 एब्डोमिनल सेगमेंट्स पर। यानी जब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ें तो हम कहें कि इसके जितने भी एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं, जनरली 7 to 8 होते हैं, तो लास्ट वाले जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स है लास्ट 4, यानी हम कहें 4 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये वैक्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या रिलीज करते हैं, बीज वैक्स रिलीज करते हैं, जो कि ये क्वीन नहीं कर सकती, ये वर्कर्स ही करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं होता क्योंकि ये स्टेराइल होते हैं, लेकिन इनके पास बहुत सारे काम है। इनको इस हाइव को क्लीन करना है, उस हाइव को गार्ड करना है, फॉरेजिंग के लिए खाना ढूंढने के लिए जाना है, इनको जो छोटे लार्वा है उनको फीड करवाना है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही काम है रिप्रोडक्शन का। क्यों? क्योंकि ये क्या है, फर्टाइल है।
हमारे सामने डिस्कस करते हैं। अब हमारे सामने एक टर्म आ रही है जिसका नाम है नप्शियल फ्लाइट। नप्शियल फ्लाइट किसे कहते हैं, क्या होती है नप्शियल फ्लाइट? तो जो हमारी क्वीन है, ये क्वीन क्या करेगी, ये क्वीन अपने हाइव को छोड़कर ऊपर की तरफ उड़ेगी। तो क्वीन क्या करती है, हाइव को छोड़कर उड़ान भरती है। हाइव को छोड़कर जो उड़ान भरती है, जो फ्लाइट करती है, उसका नाम क्या है, नप्शियल फ्लाइट। तो जो क्वीन है ये हाइव छोड़कर उड़ान कर रही है। ये क्यों कर रही है, क्यों ये उड़ रही है? तो ये जो क्वीन है जब ये नप्शियल फ्लाइट करती है या फिर जब ये उड़ती है तो इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो होता है मेटिंग करना। तो मेटिंग करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए ये क्या करेगी, अपने हाइव को छोड़कर उड़ान भरेगी, जिसे बोला जाता है नप्शियल फ्लाइट। और ये मेटिंग करेगी। तो मेटिंग कब करेगी, ड्यूरिंग फ्लाइट, यानी ये उड़ते वक्त मेटिंग करती है। जो कौन होती है, क्वीन होती है, ये उड़ते वक्त मेटिंग करती है, क्योंकि वर्कर्स मेटिंग नहीं कर सकते, सिर्फ क्वीन ही करेगी। और जब ये फ्लाइट करते हैं तो इसके पीछे और कौन फ्लाइट करेंगे, ड्रोन्स फ्लाइट करेंगे। तो इसके पीछे जो है ड्रोन्स फ्लाइट करेंगे क्वीन के पीछे पीछे। तो यहाँ पर बहुत सारे ड्रोन्स होंगे, जिसमें से मेटिंग कितने के साथ होगी, अराउंड हम बात करें 6 to 7 ड्रोन्स के साथ क्या होगी, यहाँ पर मेटिंग होगी। तो यहाँ पर क्वीन कितने ड्रोन्स के साथ मेटिंग करती है, 6 to 7 ड्रोन्स के साथ मेटिंग करती है। मेटिंग होती कब है, ड्यूरिंग दी फ्लाइट। फ्लाइट का नाम क्या है, नप्शियल फ्लाइट। जब यहाँ पर इसके साथ ड्रोन्स के साथ इसकी मेटिंग हो जाती है तो क्वीन जो ये नप्शियल फ्लाइट है ये लाइफ में सिर्फ एक बार करती है, वंस। सिर्फ एक बार अपनी लाइफ में ये यहाँ पर क्वीन उड़ेगी, नप्शियल फ्लाइट करेगी। मेटिंग भी इसकी लाइफ में सिर्फ एक बार होगी। और यहाँ पर जब मेटिंग हो जाएगी, मेटिंग होने के बाद ये क्या करेगी, इसके जो स्पर्म्स होते हैं, जो ड्रोन के स्पर्म्स होते हैं, उसे स्टोर कर लेगी अपने अंदर। तो स्पर्म को स्टोर कर लिया जाएगा क्वीन के द्वारा। क्वीन क्या करेगी, इन स्पर्म्स को स्टोर कर लेगी, क्योंकि मेटिंग कितनी बार होनी है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। इसके पूरे लाइफ टाइम में एक बार मेटिंग करेगी, स्पर्म्स को स्टोर करेगी, और जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा वैसे वैसे ये अपने जो एग्स है वो रिलीज करती जाएगी। और एग्स जो है वो दो तरीके से निकलेंगे, हमने बात की थी। कुछ होंगे अनफर्टिलाइज्ड, कुछ होंगे फर्टिलाइज्ड। जो फर्टिलाइज्ड है वो बाद में जाकर क्वीन या फिर वर्कर्स बना देंगे, और जो अनफर्टिलाइज्ड है वो क्या बना देंगे, ड्रोन्स को बना देंगे। तो ये थी नप्शियल फ्लाइट के बारे में, जो भी क्वीन के द्वारा की जाती है, जो रिप्रोड्यूस करने के लिए उड़ती है, उसे नप्शियल फ्लाइट कहा जाता है। इसकी मीटिंग कहाँ होती है, फ्लाइट के दौरान होती है। 6 से 7 ड्रोन्स के साथ यहाँ पर मीटिंग की जाती है, और मीटिंग के बाद स्पर्म्स को स्टोर कर लिया जाता है और ये एग्स को रिलीज कर दिया जाता है। धीरे धीरे ये एग्स को रिलीज करेगी और उसके बाद क्वीन की डेथ हो जाएगी, क्वीन नहीं बचेगी। फिर इनमें से यहाँ से जो भी जिसको रॉयल जेली खिलाई जाएगी वो कौन होगी, द नेक्स्ट क्वीन ऑफ दी हाइव। तो वो नेक्स्ट क्वीन यहाँ पर बन जाएगी। तो ये हमने बात की कि ये किस तरीके से ये प्रोसेस चलता है, हमने उसके बारे में बात की। अभी हम बात करते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्योंकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमारे पास तो जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो इसका एक प्रोडक्ट है हनी। अगर हम बात करें हनी की, तो हनी बनता किससे है, हमें इतना तो पता है कि जो हनी है वो वर्कर्स बना रहे हैं। और हनी को बनाते कैसे हैं कि ये जो है पोलन और नेक्टार को लेके आते हैं फूलों से, जिससे कि हमारे सामने हनी ये बन जाता है। हनी के अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है, तो हनी के अंदर ग्लूकोज होता है, हनी के अंदर फ्रक्टोज होता है, यहाँ पर हमें माल्टोज देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वाटर, एंजाइम्स एंड विटामिन्स। तो ये इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है किसकी, हनी की, जो हम खाते हैं। और इसकी बहुत सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। कैसे, क्योंकि हनी को हम मेडिसिन के अंदर यूज किया जाता है, मेडिसिन के अंदर हनी यूज किया जाता है। जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं उनके अंदर भी इसका यूज होता है। हनी
हनी का यहाँ पर भी यूज किया जाता है। जो ब्यूटी लोशंस होते हैं या जो भी कॉस्मेटिक्स कह सकते हैं हम, कॉस्मेटिक्स में भी हनी का यूज किया जाता है। हनी को हम एज एन एंटीसेप्टिक भी लेते हैं क्योंकि ये हमें कफ, कोल्ड, फीवर इन सब से हमें ये सब हमें होने नहीं देता। तो ये हमने हनी के बारे में बात की। हनी की केमिकल कॉम्पोजिशन ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, वाटर, एंजाइम्स, विटामिन से मिलकर बना होता है ये हनी। और ये हनी के हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस है इसकी हनी की वो यहाँ पर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हनी के अलावा यहाँ पर हमें और क्या मिल रहा है, बीज वैक्स मिल रही है। बीज वैक्स बना कौन रहा है, बीज वैक्स बना रहे हैं वर्कर्स। हमने अभी डिस्कस किया वर्कर्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, वैक्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और वैक्स ग्लैंड्स कौन से होते हैं, 4th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट्स जो होते हैं वो उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, वैक्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या रिलीज करते हैं, वैक्स को रिलीज करते हैं। और ये जो वैक्स है इस वैक्स के भी बहुत से काम है क्योंकि ये पेंट्स के अंदर काम आती है, ये वार्निशेस के अंदर काम आती है और भी बहुत सारे काम है इस वैक्स के जो कि ये हमारी डेली लाइफ में यूज आती रहती है, बीज वैक्स और हनी। तो यहाँ पर हमने देखा नपचिल फ्लाइट के बारे में, हमने देखा इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, हनी एंड बीज वैक्स, हमने उसके बारे में अभी बात की। अभी हम इससे आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन ऑफ हनी बीज। ये जो कम्युनिकेशन है इसके बारे में हम इथोलॉजी में बात कर चुके हैं कि किस तरीके से इनके अंदर कम्युनिकेशन होती है। और कम्युनिकेशन का मतलब हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं फॉरेजिंग से। फॉरेजिंग यानी खाने को ढूंढने के लिए जाना, क्या कहलाता है, फॉरेजिंग कहलाता है। तो जब ये खाने को ढूंढने के लिए जाती हैं, जब ये खाना ढूंढ कर आती हैं तो इनको डायरेक्शन देनी होती है अपने छत्ते के अंदर, अपने हाइव के अंदर जितने भी वहां पर वर्कर्स हैं उन सबको इनको डायरेक्शन देनी होती है जो एक हनी भी अपना फूड देखकर आई है। तो वो डायरेक्शन देने के लिए वो कैसे कम्युनिकेट करेगी बाकी बीज के साथ, बाकी मक्खियों के साथ कैसे कम्युनिकेट करती है, उसके लिए दो तरीके के यहाँ पर डांस किए जाते हैं। एक डांस आता है राउंड डांस और एक आता है वैगल डांस। राउंड डांस एंड वैगल डांस। तो ये दो डांस जो है यहाँ पर किए जाते हैं उस बी के द्वारा जो कि फॉरेजिंग कर आई है, जो कि खाना ढूंढ कर आई है। अब उसने डायरेक्शन देनी है बाकी बैठी हुई मक्खियों को, बाकी बैठी हुई बीज को कि खाना किस तरफ है, कहाँ है, कितनी दूर है। तो वो कैसे इस डांस के द्वारा बाकी मक्खियों तक अपना कम्युनिकेशन करती है। तो अगर खाना यहाँ पर 75 to 100 मीटर से कह सकते हैं कि कम है, यहाँ पर आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा मिलेगा क्योंकि मैंने कई बुक्स पढ़ी हैं, किसी में 75 दे रखा है, किसी में 90 दे रखा है, किसी में 100 दे रखा है। और जो क्वेश्चन बनाएगा वो इसके अंदर कोई डाउट नहीं रखेगा, या तो वो 100 से कम के अमाउंट में ही देगा और या फिर वो 100 से ज्यादा में देगा। अगर 100 से ज्यादा में देगा तो हम इसको वैगल डांस के अंदर रख देंगे और अगर 100 से कम में देगा जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि वो कम की बात कर रहा है या ज्यादा की बात कर रहा है। अगर ज्यादा की बात कर रहा है तो हम वैगल डांस की तरफ चले जाएंगे, अगर कम की बात कर रहा है तो हम राउंड डांस की तरफ चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अलग अलग आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि हर एक बुक में अलग अलग दे रखे हैं। तो हम इसको ऑन एवरेज 75 to 100 मीटर्स मान के चल रहे हैं, यानी जो फूड है उनके हाइट से 75 to 100 मीटर्स अगर दूर है या फिर इससे कम दूरी पर है तो वो कौन सा डांस करेंगी, राउंड डांस। और अगर 100 मीटर से भी ज्यादा दूर है तो वो कौन सा डांस करेंगी, वैगल डांस। जो राउंड डांस किया जाएगा, जैसे यहाँ पर ये एक बी है तो वो किस तरीके से डांस करेगी, ऐसे।
तो इस तरीके से वो राउंड डांस करती जाएगी, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि जो हमारा जो भी फूड है वो ज्यादा दूर तक नहीं है। और अगर वो अपना डांस इस तरीके से करे, यानी पहले ऐसे, फिर ऐसे ऊपर जाके, फिर ऐसे, यानी वो अगर इस तरीके से अगर वो डांस करती है तो ये होता है वैगल डांस, जब जो है 400 मीटर से भी ज्यादा दूरी पर हो। और ये जो कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी की थी, ये स्टडी की गई थी फ्रिश्च के द्वारा ये स्टडी की गई थी। और ये जो है हमने इथोलॉजी में बहुत ही आराम से, बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ा है कि किस तरीके से राउंड डांस और वैगल डांस किया जाता है। और यहाँ से एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में करेंगे, पहले ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाए, फिर हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 2 तरीके के डांस है जिसकी तरफ जैसे कम्युनिकेशन करने के लिए। और यहाँ पर सन की डायरेक्शन का भी इफेक्ट पड़ता है, यानी अगर सन की डायरेक्शन में है तो इस तरीके से डांस किया जाएगा, जो मक्खी है, जो बी है, वो ऐसे जाएगी, सन की अपोजिट है तो ऐसे जाएगी। वो बहुत ही डीप में हो जाएगा, तो इतना कभी डीप में क्वेश्चन आया भी नहीं है। हमारे लिए बस इतना पता होना चाहिए राउंड डांस और वैगल डांस कब कब होता है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि एपीकल्चर से रिलेटेड है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा एपीकल्चर फिनिश हो जाएगा। लिख सकते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट, या फिर हम लिख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मुझे मिले, तो मुझे लगा कि बता देनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर है बी पास्चुरेज। बी पास्चुरेज क्या होता है? अगर हम बात करें बी पास्चुरेज की, तो जो भी प्लांट है, जैसे कि हम बात करेंगे ये एक फार्म है, इस फार्म के अंदर हमारे पास यहाँ पर प्लांट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये हमारे पास फ्लावर्स हैं, जहाँ पे जिसके पास क्या है, जिसके पास नेक्टर है और जिसके पास पोलन यहाँ पर प्रेजेंट है। यही खाना है, वर्कर्स यही ढूंढने आती हैं किसी फार्म के अंदर, नेक्टर और पोलन को। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं जो इनका खाना बनते हैं, प्लांट्स, ये इनको कौन खाएगा? इनके जो नेक्टर और पॉलन्स हैं, इनको बीज खाने के लिए आएंगी, बीज लेकर जाने के लिए आएंगी। तो ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जो कि है बी पास्चुरेज। तो बीज पास्चुरेज कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्लांट्स को नाम दिया गया है, ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर नेक्टर और पोलन प्रेजेंट है, जो कि बीज आकर लेकर जाती है। तो इन प्लांट्स का नाम दिया हुआ है बीज पास्चुरेज। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो हनी हमने निकाला था, हनी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक काम ली जाती है? तो हनी के एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन हमारे सिलेबस में भी है, आपने पढ़ भी ली होगी टेक्निक्स के अंदर। तो जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो टेक्निक काम में ली जाती है हनी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक आता है पोलन बास्केट। पोलन बास्केट जो है ये किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? तो पोलन बास्केट प्रेजेंट होता है वर्कर्स के ऊपर। जो वर्कर्स हैं इनके हाइंड लेग पर, हाइंड लेग का मतलब होता है पश्चपात। तो हाइंड लेग की जो मेटाथोरेसिक है, हाइंड लेग की मेटाथोरेसिक पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? पोलन बास्केट। जैसे वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट थे लास्ट 4 एब्डोमिनल सेगमेंट्स पर, वैसे यहाँ पर पोलन बास्केट भी प्रेजेंट होती है, लेकिन ये हाइंड लेग पर मेटाथोरेसिक पार्ट पर प्रेजेंट होती है। तो बीज पास्चुरेज के बारे में हमने बात की, हमने हनी के एक्सट्रैक्शन के बारे में बात की, हमने पोलन बास्केट के बारे में बात की। तो जितना भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा एपीकल्चर के बारे में, क्योंकि हम अगर पढ़ने को बैठे तो एपीकल्चर के ऊपर बुक है, तो हम इतना नहीं पढ़ सकते, जितना जरूरी है हमने वही कवर किया है यहाँ पर। अगर आपको कुछ और भी मिले तो अपने नोट्स में ऐड करते रहना। बाकी आज के लिए इतना ही, एपीकल्चर को हम फिनिश कर रहे हैं और कल हम पढ़ेंगे सीरीकल्चर के बारे में। थैंक यू।